अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 2। हमने स्टार्ट किया हुआ था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसके दो स्टेप्स पढ़े, सॉरी दो प्रोसेसेस पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस वाला और क्रेब साइकिल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड एंड पेंटोस फास्फेट शंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसका हम सेकंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बुक से, जहाँ से हम पढ़ रहे थे, फाइक अहमद की बुक से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है। आपने इसकी टर्म से याद रखने हैं। इसमें अब दो वर्ड यूज हुए हुए हैं। ग्लूको मीन ग्लूकोज, ठीक है, और नियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है कि सिंथेसिस, और न्यू मीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। मतलब इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि पायरोवेट है, लैक्टेट, अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और ग्लिसरॉल वगैरह। तो अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आपने कुछ एमसीक्यूज याद करने हैं। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये स्टार्ट कब होती है? तो जब हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है। ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन का जो लेवल है, उसकी जो अमाउंट है वो बॉडी में कम हो जाती है, उसके जो स्टोर्स हैं उसकी डिप्लीशन हो जाती है, जैसे कि ड्यूरिंग फास्टिंग। तो तब ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को, ग्लूकोज को यूज कर सके। ठीक है, और मोस्टली ये कब होता है? आफ्टर 10 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है, और जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ पे होता है? तो इसी तरह अब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये इसका जो पूरा प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में होता है। एक इसका हाफ, इसका जो प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फर्स्ट फ्यू रिएक्शंस अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ जो बाकी के रिएक्शंस हैं, बाकी का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपने इसका एमसीक्यू याद रखना है। इसकी कहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद अब ये रिएक्शन होते कहाँ पे हैं, ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? जो मेजर ऑर्गन है वो कौन सा होता है? लिवर इज द मेन ऑर्गन विच कैरी आउट 90% ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, बेसिकली जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो 90% लीवर में होता है, और 10% जो है वो किडनीज के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से एक और एमसीक्यू भी आता है कि ये जो हमारे मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, इनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसकी क्या रीजन है, मसल्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, इसकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो पूरा पाथवे जो है वो क्या करता है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखें तो आपकी इसके जो सबस्ट्रेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक ऐसी कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो कि आगे एंटर हो सकती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले क्या है? पायरोवेट। ठीक है, जो पायरोवेट हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंड प्रोडक्ट होता है। जब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है तो पायरोवेट बनता है। अब जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, और फिर ये कहाँ जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो क्या है? पायरोवेट। पायरोवेट के थ्रू आगे जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड क्या है? ग्लिसरॉल। अब जो ग्लिसरॉल है वो कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द ट्राइग्लिसरॉल्स इन द एडिपोज टिश्यू ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जब ये ग्लिसरॉल जो है वो फास्फोराइलेट होता है, मतलब इसमें फास्फोरस ऐड होता है, तो आगे ये फर्दर जो है वो इसी एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और ये एंटर हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, थर्ड इसका सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टेट। ये भी हमने पढ़ा था कि जब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है तो तब क्या होता है? पायरुवेट बनता है, और जब एनारोबिक होती है तो लैक्टेट बनता है। ठीक है, तो जो लैक्टेट है वो भी जब उसको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये भी एक सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे है अल्फा कीटो एसिड्स। अब कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि एंटर हो सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं? पायरोवेट हैं, ऑक्सैलो एसीटेट है,
अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एंटर हो सकते हैं इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ये आपने जस्ट रीड करने हैं इसके कौन कौन से सबस्ट्रेट्स ये आ सकते हैं पेपर में, और ये एससीक्यू भी पेपर में आया हुआ है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका पूरा प्रोसेस। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका ये सॉरी ग्राफ, ये जो है इसकी डायग्राम, यहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी। मैंने आपको बताया कि इसके जो हैं वो दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। आधा रिएक्शन जो है वो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और बाकी के फ्यू रिएक्शन जो है वो साइटोसोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही होगी लाइन, ये जो है ना हमारे पास ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये सेल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाली जो स्पेस है ये वाली, ये साइटोसोल है, ठीक है। और ये पूरा हमारे पास सेल बनाया हुआ है कि सेल के अंदर किस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है पायरोवेट से। सबसे पहला स्टेप क्या है, पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्जन, ठीक है। अब जो पायरोवेट है वो किस में सबसे पहले कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। ये आपको पता है कि हर स्टेप में जो है वो इंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें आपने इंजाइम कौन सा याद रखना है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब ये जो इंजाइम है वो क्या करेगा, पायरोवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि इस स्टेप में हमें एक को एंजाइम चाहिए होता है, बायोटीन, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीजें जो हैं इनकी हेल्प से पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो सेकंड स्टेप है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में, ठीक है। अब जो मैलिक एसिड है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट क्यों होता है। जो एक्जेलो एसीटेट है, बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, ये ऑक्सैलो एसीटेट वहां से पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। अब जो मैलिक एसिड है वो यहाँ से पास आउट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जाएगा बाहर साइटोसोल में मैलिक एसिड, और फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ से पास आउट नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो कन्वर्जन है मैलिक एसिड में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इसमें कन्वर्जन हो रही है इसकी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैलेट शटल, ठीक है। जो एक्सोले एसीटेट है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैलेट शटल। अब जो मैलिक एसिड है वो फिर से वापस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या इसका लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या है, पायरोवेट टू फास्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू फास्फोइनोल पायरोवेट इज नॉट अ डायरेक्ट रिएक्शन। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो पहला स्टेप क्या था, पायरोवेट से क्या बनना है, फास्फोइनोल पायरोवेट बनना है, ठीक है। ये फास्फोइनोल पायरोवेट यहाँ तक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, आपके सामने है। ये भी हो सकता था कि पायरोवेट से डायरेक्ट एक इंजाइम आएगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा फास्फोइनोल पायरोवेट में, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, फिर मैलिक एसिड बनेगा, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, और फिर जाके फास्फोइनोल पायरोवेट बनेगा, ठीक है। तो ये इसका एक इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है पायरोवेट से फास्फोइनोल पायरोवेट में, ठीक है। अब जो फास्फोइनोल पायरोवेट है, ये इसमें जब ये कन्वर्ट होता है, इसमें जो जो रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है, जो जो इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जो इंजाइम्स चाहिए होते हैं, जैसे बताया कि बायोटीन हमने इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो इंजाइम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, वो इसकी हेल्प करता है इसको कन्वर्ट होने में, ठीक है। अब जो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इंजाइम है, इट इज फाउंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स बट नॉट इन मसल्स, ठीक है। ये जो इंजाइम होता है वो लीवर में और किडनी सेल में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो जस्ट किडनी और लिवर में होता है। तो इसकी यही वजह है कि ऐसे इंजाइम्स जो कि इसके कन्वर्जन में हेल्प करते हैं वो मसल्स के अंदर होते ही नहीं है। तो जब मसल्स में इंजाइम नहीं होंगे, ठीक है, तो उसमें पूरे रिएक्शंस नहीं होंगे उसके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो मसल्स के अंदर होता ही नहीं है। ये इसकी रीजन है कि मसल में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होता, ठीक है। आगे हम देखें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ऑक्सैलो एसीटेट है,
वो इम्परमिएबल होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले ये लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ऑक्सैलोएसीटेट। तो पहले ये रिड्यूस होगा किस फॉर्म में, मेलेट की फॉर्म में। ठीक है, फिर जब मेलेट जो है वो पास आउट हो जाएगा उसकी मेम्ब्रेन से, और फिर ये जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। तो ये जिसकी कन्वर्जन हो रही होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेलेट शटल। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो प्रोसेस था वो कहाँ पे हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी का जो प्रोसेस है, बाकी के जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे होंगे, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आगे हमारी फर्दर जो है वो स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। अब जो फास्फोइनोल पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, टू फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और एक इंजाइम इनोलेज चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब टू फास्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्री फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब थ्री फास्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पे आपने एंजाइम्स खुद याद करते जाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें टू पे था, इसमें थ्री पे है फास्फोरस, जैसे इसमें म्यूटेशन हो रही है तो यहाँ पे म्यूटेज का एंजाइम आपने याद रखना है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, उसके बाद जो थ्री फास्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे क्या होता है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, मतलब यहाँ से एक फास्फोरस रिलीज हुआ है, वो फास्फोरस जो है वो इसमें ऐड हुआ है, तो ये वन पे आके अटैच हुआ है। ठीक है, वन थ्री बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया है। ठीक है, जहाँ पे भी फास्फोरस ऐड होगा तो वहाँ पे एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इंजाइम जो है वो कौन सा होगा, फास्फोग्लिसरेट काइनेज इंजाइम यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद अब वन थ्री बिस फास्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्री फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कि दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है थ्री फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है और एक DHAP बनता है। ठीक है, दोनों क्या हैं, आइसोमर्स होते हैं। ये भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है और ये भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों बनेंगे तो इन इसका भी अपना एक अलग प्रोसेस होगा और इसका भी अपना एक अलग प्रोसेस होगा, इसलिए यहाँ पे दो एरोस बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पढ़ना है, जैसे अब यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया हुआ है, क्या बनेगा इसके बाद, तीन ये और तीन ये। ठीक है, ये क्या मिलके बना देंगी, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगी, जिसको हम कहेंगे फ्रुक्टोज वन सिक्स बिसफास्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज आपको पता है सिक्स कार्बन शुगर है, सिक्स कैसे बनी है, थ्री ये वाली और थ्री ये वाली। ठीक है, जब ये कंबाइन होंगी विद द हेल्प ऑफ इंजाइम एल्डोलेज तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज वन सिक्स बिसफास्फेट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे फास्फोरस एक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वन वाला जो फास्फोरस था वो रिलीज हो गया है और बाकी रह जाएगा सिक्स वाला, तो फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंजाइम आपने याद रखना है, फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फास्फेटेज। ठीक है, अब जब ग्लूकोज सॉरी जो फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट है वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर के अंदर ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में। ठीक है, जो फ्रुक्टोज है वो भी सिक्स कार्बन शुगर है और जो ग्लूकोज है वो भी सिक्स फास्फेट सॉरी सिक्स कार्बन शुगर है। ठीक है, तो ये मतलब कि इसमें आइसोमराइजेशन हो रही है, इसमें इंजाइम जो है वो आइसोमरेज यूज होगा। जो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट है इसमें से अल्टीमेटली लास्ट पे क्या होगा, जो फास्फेट था सिक्स पोजीशन पे वो रिलीज हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, ग्लूकोज रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अब यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो गई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पायरोवेट पायरोवेट क्या था, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस थी। अब यहाँ पे पायरोवेट भी हो सकता है, लैक्टेट भी हो सकता है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कुछ और सबस्ट्रेट्स हैं, लैक्टिक एसिड है और जो है ना अल्फा कीटो एसिड्स हैं। इन चारों में से कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट हो, उससे पूरे रिएक्शंस के बाद एट द एंड क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको ड्रॉ करना है, तो तब आपको जो है ना इसकी जो है ना वो याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, आपने इसमें इंजाइम्स याद करने हैं, कहाँ पे एटीपी यूज हो रही है, कहाँ पे जीटीपी रिलीज हो रही है। ठीक है, और फास्फेट कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। तो ये हमारा पास इस ये था हमारे पास इसका पूरा प्रोसेस। आगे इसकी जो थ्योरी है वो सेम वही लिखी हुई है जो इसमें मैंने आपको समझा दिया, या आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने रीड कर लेने। बाकी इसमें आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ लीवर में और किडनी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो सारे लिवर और किडनीज में ही प्रेजेंट होते हैं, वो मसल्स में नहीं होते। जब इंजाइम्स नहीं होंगे तो आगे फर्दर रिएक्शंस नहीं होंगे, तो पूरा प्रोसेस जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो मसल्स में नहीं होता। ठीक है, तो यही वजह है कि जो मसल्स हैं वो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं होता ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का, जस्ट लिवर और किडनीज जो है वो इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो हमारा जो कंटेंट है उसमें क्या है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब इसमें आपको पता है जो मेटाबॉलिज्म है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है और एनाबॉलिज्म भी आ जाता है। ठीक है, मतलब कि सिंथेसिस कैसे हो रही है ग्लाइकोजन की, और ग्लाइकोजन जो है वो टूट कैसे रहा है, उसकी लाइसिस कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये आगे हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, अब जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है इसमें दो रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, दो प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। एक है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इसमें अब क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ग्लाइकोजन किस तरह से सिंथेसाइज होता है ये हमने देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो ग्लाइकोजन है वो उसकी लाइसिस कैसे होती है। जब लाइसिस होती है तो क्या बनता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइको जीनोलाइसिस। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में। पहला क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन ने सिंथेसाइज होना होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब इसमें इसकी ब्रेकडाउन होनी होती है। तो हमने ये दोनों स्टेप्स को अलग अलग देखना है। ठीक है, ये दोनों सिंपल से हैं जस्ट, तो आपने डायग्राम से ही आपको याद हो जाएगा सारा। पहले इसको हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन है वो किस तरह का मॉलिक्यूल होता है, कहाँ कहाँ पे ये किस, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जस्ट थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू दिया हुआ है। ग्लाइकोजन बेसिकली जो है वो लिवर में और मसल्स में होता है प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है, ब्रांच्ड चेन होमोपोलीसेकेराइड है। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में कंबाइन किए होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अल्फा 1 4 कौन सा होता है, अल्फा 1 6 कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनती है। अब इसमें स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच्ड चेन भी होती है। ठीक है, तो ये इसका एक होता है, स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का। ठीक है, उसके बाद आगे इसका हम देखें तो जो प्रोसेसेस मैंने आपको बताया दो होती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें तो ग्लाइकोजेनेसिस, इसकी हमें डेफिनेशन इसी से याद करनी है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हमने करनी है फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ पे होता है ये आपने लाजमी याद रखना है, लिवर एंड मसल सेल्स के साइटोसोल के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो जस्ट साइटोसोल में होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखें तो अब इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हमने अब क्या करना है, इसमें हमने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवानी है। ठीक है, ग्लूकोज से। तो आपने इसका ये दो स्टेप्स हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। पहला क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने क्या करना है, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करवाना है। तो इसमें 3 से 4 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और 3 से 4 ही इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी में। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये हमने पहले पढ़ा था एक और ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में दो एंजाइम यूज होते हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे फास्फेट ऐड हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर 6 पोजीशन पे फास्फेट ऐड हो रहा है। अब ये फास्फेट कहाँ से आ रहा है, एटीपी दे रही है। ठीक है, जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक फास्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा और वहाँ वो कहाँ पे अटैच होगा, ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि म्यूटेशन हुई है, 6 वाला जो है फास्फेट वो 1 पे आ गया है। तो इसमें म्यूटेज इंजाइम यूज हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 1 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये इसका थोड़ा सा ना अलग से रिएक्शन है, थोड़ा सा यूनिक रिएक्शन है। जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, यूडीपी ग्लूकोज में। ठीक है, यूडीपी स्टैंड फॉर यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज। ये ठीक है, ये आपने इसका रिएक्शन जो है वो याद रखना है, डिफरेंट सा है। ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो यूडीपी ग्लूकोज है, अब मैंने आपको बताया जो ग्लाइकोजन है ना वो किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज की जो चेन्स है ना वो आपस में, सॉरी, जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू। अल्फा 1 4 लिंकेज होता है, अल्फा 1 6 लिंकेज होता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो लिंकेज बने होते हैं, अब ये लिंकेज बनाने के लिए भी इंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो यूडीपी ग्लूकोज है वो जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, इसमें जो इंजाइम्स चाहिए है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा एंजाइम जो कि अल्फा 1 4 लिंकेज बनाता है। ठीक है, और एक ऐसा एंजाइम जो कि अल्फा 1 6 लिंकेज बनाता है। ठीक है, तो इसमें दो एंजाइम्स आपने याद रखने हैं, ग्लाइकोजिन सिंथेज जो कि अल्फा 1 4 बनाता है, और जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो क्या करता है, अल्फा 1 6 लिंकेज जो है वो बनाता है। जब ये लिंकेज बनेंगे आपस में, ग्लूकोज कंबाइन करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, और जो यूडीपी है वो रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने ग्लूकोज को कंबाइन करवाना था आपस में, जब ग्लूकोज कंबाइन हो जाएंगे प्रॉपर चेन्स बन जाएंगी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। तो एंड पे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस का। इसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक हो गया। इसमें आपने थ्योरी पढ़ लेनी है, ये वही चीज़ें दी हुई हैं। इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम है जो कि उसकी अल्फा 1 6 बनाता है, बाकी जो सिंथेज एंजाइम है वो अल्फा 1 4 बनाता है, ठीक है। यूडीपी रिलीज हो जाता है। तो ये सारा थ्योरी जो है वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग देके, रिएक्शन, हर रिएक्शन की अलग अलग हेडिंग देके आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा सेकंड इसमें होता है प्रोसेस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होनी है। अल्टीमेटली जो है वो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। जब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बन रहा होता है, ठीक है, तो फिर जब वो टूटता है तो उससे ग्लूकोज ही रिलीज होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, ये भी साइटोसोल में ही होता है। इन लीवर ग्लाइकोजन फॉर्म्स ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। इन मसल्स ग्लाइकोजन प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब इसके जो स्टेप्स हैं, ये भी इसके 3 स्टेप्स हैं जस्ट। अच्छा, इसमें हमने देखा तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है वो टूट जाता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब इसका हमने स्टार्ट करना है यहाँ से नीचे से। हमें ग्लाइकोजन हमारे पास था, ठीक है, लिवर्स में, मसल्स में, ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन है उसको हमने कन्वर्ट करवाना है ग्लूकोज के अंदर। तो इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जस्ट। जो ग्लाइकोजन है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो चेन्स बनती हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, उसमें अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 बॉन्ड बना होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के अंदर। अब इसको हमने तोड़ना है, इसको हमने ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो बॉन्ड्स बने हुए थे वो हमने, उसकी हमें ब्रेकेज चाहिए ना, ठीक है। जैसे सिंथेसिस के लिए हमें इंजाइम चाहिए होते हैं, इसलिए इसकी ब्रेकेज के लिए भी इंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो इंजाइम्स वन अल्फा 1 4 लिंकेज को ब्रेक करता है वो कौन सा है, फास्फोराइलेज, ठीक है। और जो अल्फा 1 6 लिंकेज को ब्रेक करता है वो है डी ब्रांचिंग इंजाइम, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स आपस में मिले हुए थे थ्रू लिंकेज, थ्रू बॉन्ड्स, उनको तोड़ने के लिए हमें इंजाइम्स चाहिए, ठीक है। जब ये इंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो इसकी क्या होगी, म्यूटेशन हो जाएगी। मतलब कि जो म्यूटेज इंजाइम है वो इसको क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसमें से जो फास्फेट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये रिमूव भी हो रहा है, इसको आपने ऐसे मेंशन कर देना है। और ये इंजाइम जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फाटेज के थ्रू ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसमें से फास्फेट तो रिमूव हो गया जो 6 पोजीशन पे था, बाकी क्या रह गया, ग्लूकोज रह गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा लास्ट स्टेप पे। तो ये क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 प्रोसेसेस होते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर, सॉरी ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें से आपने एमसीक्यूज क्या याद करने हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और कहाँ पे इसका जो है ना वो फॉस्फेरस रिलीज हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, और कौन कौन से इंजाइम्स ऐसे हैं जो कि लिंकेज को ब्रेक कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे इंजाइम्स हैं जो कि लिंकेज को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रोसेसेस थे। आगे हम देखें तो कंटेंट में अब हमारा रह गया है इसका जस्ट एक ऑब्जेक्टिव, सॉरी एक टॉपिक, पेंटोज फॉस्फेट शंट, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम हैं, आपकी बुक पे दिए हुए हैं। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है टॉपिक। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, ठीक है, डायग्राम को, इसको हम समझेंगे अच्छे से पूरे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसमें हमने पढ़ा इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। इसके अलावा एक टेबल यहाँ पे था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ डिफरेंस का, ये भी आपने याद कर लेना है। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंसेस याद करने हैं लाजमी। इसमें वही बताया हुआ है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी डेफिनेशन पहले बताई हुई है, इसके बाद इसको डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद ये बताया कि ये कहाँ कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एनारोबिक, ये हमने पढ़ ली। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसकी कोई टाइप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। बाकी जो इंजाइम्स वगैरह हैं वो तो आपने साथ साथ याद कर ही लेने हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आपने याद करना ही, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा आज का यहाँ तक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम जितना हो सके, तो तभी आपको जो है ना इसकी डायग्राम वगैरह याद हो जाएगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।